जैसे ही 19वीं सदी खत्म होने को आई, इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर था। द माइटी ब्रिटिश एम्पायर का राज्य था पूरे सब कॉन्टिनेंट पर। उनका प्रेजेंस हर जगह दिखता था इंडियन लाइफ में। लेकिन इस इंपीरियल कंट्रोल के नीचे एक गहरी डिस्कंटेंट थी जो स्लोली स्लोली बिया एज रही थी। कई दशकों के इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ने इंडिया को गरीब बना दिया था। यहाँ का सारा रिसोर्स ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल एम्बिशंस को पूरा करने में यूज होता था। कभी फ्लरिशिंग रहने वाला टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बाद हो चुका था। इंग्लैंड से आने वाले सस्ते मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। इंडिया का सोशल फैब्रिक भी कॉलोनियल रूल से टूटा हुआ था। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट होने के बावजूद अपने इंडियन सब्जेक्ट्स की नीड्स और एस्पिरेशंस से दूर और इनसेंसिटिव रहा। गवर्नेंस और एजुकेशन के ट्रेडिशनल सिस्टम्स को तोड़ दिया गया और उनकी जगह वेस्टर्न मॉडल्स ले आई जो इंडिया के हिसाब से ठीक नहीं थे। एजुकेटेड इंडियन एलीट के अंदर ह्यूमिलिएशन और रिजेंटमेंट बढ़ने लगा, जो अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज को दबा हुआ और अपमानित होता देख रहे थे। यह समय बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल फर्मेंट का था। वेस्टर्न आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और नेशनलिज्म ने बहुत से इंडियंस के मन में एक चिंगारी जगाई थी। वे ब्रिटिश रूल की लेजिटिमेसी पर सवाल उठाने लगे थे और उन्हें दुनिया के दूसरे हिस्सों में चल रहे स्ट्रगल्स फॉर फ्रीडम से इंस्पिरेशन मिल रही थी। द सीड्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म इसी टुमल्चुअस पीरियड में बोए गए थे, जो शेयर्ड आइडेंटिटी की बढ़ती अवेयरनेस और सेल्फ डिटर्मिनेशन की तीव्र इच्छा से पोषित हो रहे थे। इंडिया, जो ब्रिटिश एम्पायर के क्राउन का ज्वेल था, अब फ्रीडम के लिए एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकलने वाला था। 1885 में इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक टर्निंग पॉइंट आया। बॉम्बे के बसलिंग सिटी में देश के अलग अलग हिस्सों से आए 72 एजुकेटेड इंडियंस ने इकट्ठा होकर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। यह लैंडमार्क इवेंट एक यूनिफाइड नेशनल मूवमेंट के बर्थ का संकेत था, जो इंडिया में ब्रिटिश रूल की नींव को चुनौती देने वाला था। कांग्रेस के फाउंडर्स एक डिवर्स ग्रुप थे, जिनमें वकील, पत्रकार, शिक्षक और समाज सुधारक शामिल थे। वे सभी इंडिया की सेल्फ गवर्नेंस की क्षमता में विश्वास और एग्जिस्टिंग कॉलोनियल फ्रेमवर्क के अंदर इंडियंस के लिए ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध थे। कांग्रेस ने अपने शुरुआती वर्षों में ब्रिटिशर्स के प्रति एक मॉडरेट और कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाया। डायलॉग और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के जरिए रिफॉर्म्स की मांग की। उनकी डिमांड्स रिस्पेक्टफुल लेकिन फर्म लैंग्वेज में थी। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करने और मिलिट्री एक्सपेंडिचर कम करने की मांग की। कांग्रेस ने इंडियन पेजेंट्स और वर्कर्स की फ्लाइट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने की भी कोशिश की और ऐसी पॉलिसीज की वकालत की जो उनकी सफरिंग को कम करे। कांग्रेस के इमर्जेंस को होप और एप्रीहेंशन दोनों के साथ देखा गया। ब्रिटिशर्स के लिए या उनके अथॉरिटी के लिए एक पोटेंशियल थ्रेट थी, एक संकेत था कि अब उनके इंडियन सब्जेक्ट्स अपने सबसर्विएंट स्टेटस से खुश नहीं थे। लेकिन बहुत से इंडियंस के लिए कांग्रेस ने एक उम्मीद की किरण दिखाई, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां से वे अपनी ग्रीवेंसेस उठा सकते थे और एक बेहतर फ्यूचर के लिए संघर्ष कर सकते थे। फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका था। जैसे ही 20वीं सदी की शुरुआत हुई, इंडियन नेशनल कांग्रेस खुद को एक क्रॉसरोड्स पर पाता है। इसके अंदर विचारों के दो अलग अलग स्कूल्स उभरते हैं। हर एक का इंडिया के फ्यूचर के लिए अपना अलग विजन है। गोपाल कृष्णा गोखले और फिरोजेशाह मेहता जैसे दिग्गज नेताओं के नेतृत्व में मॉडरेट्स सेल्फ रूल की दिशा में एक ग्रेजुअल और इंक्रीमेंटल अप्रोच के पक्षधर थे। वे एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर रहकर काम करने में विश्वास रखते थे और ब्रिटिशर्स से कंसेशंस हासिल करने के लिए पर्सुएजन और पिटिशन का इस्तेमाल करते थे। दूसरी तरफ एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स के कंसिलेटरी टैक्टिक्स से बहुत ज्यादा इंपेशेंट हो रहे थे। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसी कैरिस्मेटिक फिगर्स के नेतृत्व में उन्होंने एक ज्यादा असर्टिव और कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच की वकालत की। उनका मानना था कि फ्रीडम सिर्फ ब्रिटिश रूल से पूरी तरह इंडिपेंडेंट होकर ही हासिल की जा सकती है और वे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ज्यादा रेडिकल मेथड्स अपनाने को तैयार थे, जिसमें बॉयकॉट्स और पैसिव रेजिस्टेंस भी शामिल थे। मॉडरेट्स ने सेल्फ रूल के लिए एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उनका मानना था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस की अपनी कैपेबिलिटी दिखाकर इंडियंस ग्रेजुअली ब्रिटिशर्स का ट्रस्ट अर्न कर सकते हैं
और एक ज्यादा इक्विटेबल पार्टनरशिप का रास्ता बना सकते हैं। हालांकि एक्सट्रीमिस्ट्स ने मॉडरेट्स के अप्रोच को नाइव और सबसर्विएंट माना। उनका तर्क था कि ब्रिटिशर्स कभी भी अपनी मर्जी से इंडिया को नहीं छोड़ेंगे और उन्हें हटाने के लिए सिर्फ एक मैस मूवमेंट ही काफी है जो सेल्फ रिलायंस और सैक्रिफाइस की भावना से प्रेरित हो। 1905 में बंगाल के पार्टीशन के बाद मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स के बीच की खाई और गहरी हो गई। यह पार्टीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक साफ तौर पर डिवाइसिव एडमिनिस्ट्रेटिव मूव था। यह घटना एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने कांग्रेस के बहुत से लोगों को एक ज्यादा असर्टिव स्टैंस की तरफ ढकेल दिया। इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल में एक नए चैप्टर का स्टेज तैयार हो चुका था जो होप और अनसर्टेनिटी दोनों से भरा था।